गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स से हम लोग सिविक्स के खंड क का लेसन 6 न्यायपालिका जुडिशरी इसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या उसकी शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत ही बच्चों विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसकी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कोई 2 पक्षों के बीच विवाद उपस्थित होता है तो हम जा कर के कोर्ट जा कर के हम उसमें अपना जो भी न्याय चाहते हैं वो न्याय प्राप्त कर सकें। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, हम उससे नीचे के निचली अदालत के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो हम ऊंचे न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो अपीलीय न्यायालय। और तीसरा है परामर्शदात्री के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, यानी ये राष्ट्रपति को या अपने निचली अदालतों को परामर्श देने का भी कार्य करता है। तो इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित प्रकार के विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। केंद्र सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद अगर है, तभी हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है बच्चों। भारत सरकार और उसके साथ एक या एक से अधिक राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो भी हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटका सकते हैं। या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई ऐसा विवाद हो जिसमें कानून या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो, जिस पर किसी संवैधानिक अधिकार के अस्तित्व का विस्तार निर्भर करता हो। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र विवाद, ये जितने भी विवाद बताए बच्चों, उनको केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जा सकता है, अन्य किसी न्यायालय में नहीं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को उपयुक्त क्षेत्राधिकार उसका अनन्य क्षेत्राधिकार है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक भी माना गया है। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार राज्यों के उच्च न्यायालय को भी सौंपा गया है। इस प्रकार मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक अधिकार। यदि सरकार या नागरिक किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अपहरण करे तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। सर्वोच्च न्यायालय इस हेतु कुछ लेख या आदेश जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि। तो ये तो था उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ यानी उसके निचले अदालतों में या उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जिस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, क्योंकि उस समय बच्चों भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए हमें वहां अपील करने का अधिकार प्राप्त था। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक मामले। सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामलों की अपील उस स्थिति में सुन सकता है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारभूत प्रश्न अंतर्निहित है।
यदि उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तो भी सर्वोच्च न्यायालय अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यदि इससे यह ज्ञात हो जाए कि उस मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है तो उस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में संभव है। दूसरा है बच्चों दीवानी मामले। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्याख्या की गई है के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे सन 1972 में हुए संविधान के 30वें संशोधन में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 133 को संशोधित करके 20,000 की धनराशि की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब यह निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इन विवादों में कानून की व्याख्या से संबंधित सारभूत प्रश्न निहित है। ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। तीसरा है फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित बातों पर अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय में अपील में किसी अपराधी की मुक्ति के आदेश को उलटकर उसे मृत्युदंड दे दिया हो तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से विवाद अपने विचारार्थ मांगकर अभिव्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार के योग्य है तो भी सर्वोच्च न्यायालय भेजा जा सकता है। चौथा है विशिष्ट न्यायालय। उपयुक्त के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष मामलों में अपीलें सुनने का अधिकार भी देता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, विज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा प्रदान करता है। इन तथ्यों से क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है। ये खास बात है बच्चों, केवल सैनिक न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है। MC सीतलवाड़ के शब्दों में यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से अधिक व्यापक है। ये तो होगा उसका दूसरा अधिकार। पहला था प्रारंभिक अधिकार, दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। जैसे मैंने पहले कहा ये राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए खुली सुनवाई का भी प्रबंध करता है। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़े। राष्ट्रपति के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करे। केवल वो उससे परामर्श मांग सकता है, लेकिन परामर्श के अनुसार कार्य करे ऐसा आवश्यक नहीं। चौथा विविध शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। बच्चों, अभिलेख न्यायालय मतलब होता है जहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाएं, इसीलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख, लेख जितने भी लिखित आदेश हैं उनको जहां सुरक्षित रखा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि इसके निर्णय और इसकी समस्त न्यायिक कार्यवाहियां प्रकाशित होती हैं और सदैव साक्ष्य के रूप में सभी न्यायालयों में स्वीकार की जाती हैं। किसी भी न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत करने पर उसकी प्रासंगिकता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। अवहेलना करने वाले को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित
किया जा सकता है। इस न्यायालय को संसद द्वारा बने कानून और स्वयं अपने द्वारा बनाए गए नियमों, निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालयों के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा उसके द्वारा मनोनीत अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जा सकती है। अब है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर परिसीमाएं, यानी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कुछ अधिकार बाहर रखे गए हैं। वो कौन से अधिकार? पहला, यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के लिए नजरबंदी के लिए या किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उस कानून को अनौचित्य या क्रूरता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति जो राज्य ने ले ली है, उसका मुआवजा निश्चित करने का अधिकार विधानमंडल को है। सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि लोगों को सरकार द्वारा अपर्याप्त मुआवजा दिया गया है, और न इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा इस मामले में भी कोई निर्णय नहीं दे सकती। आपातकालीन घोषणा के संबंध में भी निश्चय कि आपातकाल है कि नहीं, ये निश्चय करने की शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इस संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इन सभी मामलों में संसद की शक्ति अंतिम, सर्वोच्च और निर्णायक होती है। इन मामलों में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का महत्व क्या? सर्वोच्च न्यायालय के कार्य से इसके महत्व को भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, संघ न्यायालय के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति ही उच्चतम संघीय न्यायालय है, सबसे ऊंचा है, इसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। भारत में संघात्मक शासन होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है, परंतु यदि किसी विषय को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में किसी प्रकार का विवाद उपस्थित होता है, तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा विभाजित शक्तियों की सुरक्षा करता है तथा राज्यों को आपस में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय भी करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय सरकार की सीमा निर्धारित करता है। दूसरा, संविधान संरक्षक के रूप में संघीय शासन में संविधान देश की सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च कानून होता है। अतः संविधान की सुरक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य के अधीन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर वह आवश्यकता अनुसार संविधान की व्याख्या करता है। वह किसी ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान का अतिक्रमण करती है। संरक्षक होने के नाते उसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह संघ और राज्यों की सरकारों को संविधान का अतिक्रमण न करने दे। इसके साथ ही वह संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। तीसरा है अपीलीय न्यायालय के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय की अपील भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों में भी है बच्चों, फौजदारी में भी है और अन्य समस्त न्यायालयों के आदेशों तक विस्तृत पाया जाता है। इस क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ जनित मामलों का ही निर्णय करने का अधिकार है। चौथा है सलाहकारी निकाय के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय सलाहकारी निकाय के रूप में भी कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को माने, उसके परामर्श को माने, ऐसा आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं। एकीकृत न्यायालय
भारतीय संविधान की एक विशेषता जो अन्य देशों के संघीय संविधानों में नहीं पाई जाती, यह है कि संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही न्यायालय। इसके निर्णय संपूर्ण भारत के न्यायालयों के लिए मान्य और बाध्यकारी हैं। पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय, वह देश के सभी न्यायालयों के आदेशों तथा निर्णयों पर विचार कर सकता है। अतः एकीकृत न्याय व्यवस्था होने के कारण उच्चतम न्यायालय देश का एकीकृत सर्वोच्च न्यायालय है। और लास्ट है बच्चों, मूल अधिकारों का अभिरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षालेख जारी कर सकता है। ये सब हम लोग पहले मूल अधिकारों में पढ़ चुके हैं। तो इन लेखों के द्वारा, इन बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनके द्वारा वह मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्या हैं, फिर हमने जाना उसकी परिसीमाएं क्या हैं, और तीसरा हमने जाना सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है। आज जितना समझाया इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अधिकार बताइए, यानी अधिकार और शक्तियां आ जाएंगी। ये विस्तृत प्रश्न है बच्चों। क्षेत्राधिकार और शक्तियां ही इसके अंतर्गत आएंगी। ये विस्तृत प्रश्न है, पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा उसके चारों अधिकार। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये आपके दीर्घ लघु के रूप में या लघु प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, सीमाएं क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जनहित याचिकाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत होता भी है कोर्ट में कि जनहित, लोगों के हित में याचिकाएं दायर की जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।